हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आज आपके लिए दीदी आपकी लेक्चर 10th लेकर आ गई हैं मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड। तो उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने वीडियो एनालिटिक में देखा कि अभी भी 48% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। 52% लोग वो हैं जो वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपनी हर सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो पढ़ते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सीखा था कि दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, किसी अवयव को किसी अदिश से कैसे गुणा किया जाता है। उसके बाद में मैंने आपको अवयव का ऋण अवयव निकालना सिखाया, दो अवयवों को आपस में घटाना सिखाया। उसके बाद में कल की रिसेंट वीडियो में, कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अवयव के योग के गुणधर्म क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको क्रम विनिमय, सहचर्य नियम आदि बताए थे। तो उसी तरह से आज हमें क्या सीखना है, एक अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म का मतलब ये है कि जब भी हम किसी अवयव का किसी अदिश से गुणन करेंगे तो वो किन किन नियम को फॉलो करेगा और किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, दो छोटे छोटे नियम हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। के जो है हमारा कैपिटल के, यहाँ पर एक अदिश है। ए और बी हमारे दो अवयव हैं। अगर हमें दो अवयवों को जोड़ना है और उसके बाद में उसे एक अदिश से गुणा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास कैलकुलेशन के। या तो पहले अवयव ए और अवयव बी को जोड़ लें, यानी मैंने आपको दो अवयवों को योग करना बताया। पहले आप क्या करेंगे, अवयव ए और अवयव बी को जोड़ लेंगे और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट में अवयव मिलेगा उसे के से गुणा कर देंगे। पहला तरीका आपके पास कैलकुलेशन का ये है। दूसरा तरीका, अगर ये आपको उसी वक्त सोचना है कि क्या आसान होगा, अगर वो करना आसान ना हो तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पहले अवयव में के से गुणा कर देंगे, दूसरे अवयव में के से गुणा कर देंगे और उसके बाद जो रिजल्टेंट दो अवयव मिलेंगे उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से करके भी देख लेते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। मान लीजिए के की जगह हमने ले लिया 2, ये एक अदिश है। अब इसके बाद हमारे पास दो अवयव हैं। ए की जगह है 1 0 0 1 और बी की जगह पे है 0 1 1 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तरीके में हमें पहले अवयव और दूसरे अवयव को जोड़ना है और जो रिजल्टेंट अवयव आए उसमें 2 से गुणा करना है। और इधर दूसरी तरफ हमें क्या करना है, पहले अवयव 1 0 0 1 को 2 से गुणा कर लेना है प्लस दूसरे अवयव 0 1 1 0 को 2 से गुणा कर लेना है और अंत में दोनों को जोड़ देना है। तो आइए हम करके देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर ही आएंगे या कुछ और आएगा उत्तर में। इसमें हम 2 को बाहर लिख लेंगे, अंदर के अवयव को हम जोड़ लेंगे। हम जानते हैं अवयवों का योग कैसे होता है, संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 है, यहाँ पर 0 और 1 और 0 को जोड़ने पर 1 आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा। यहाँ पर 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा और यहाँ भी 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा। अब बराबर के उस तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें 2 से पहले इसमें गुणा कर देना है, फिर 2 से इसमें गुणा करना है, अंत में दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ 2 से अंदर गुणा होगा। मैंने गुणन का आपको नियम बताया था कि जब भी किसी अदिश से अवयव को गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, इस अदिश का अंदर के सारे एलिमेंट से गुणा कर दिया जाता है। तो जब 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 1 कम 2, 2 का गुणा 0 से होगा तो 0, 2 का गुणा फिर 0 से होगा तो 0, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगले अवयव में भी हम करेंगे। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर 2 चीजें मिली। अब हम इन्हें और हल करके देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है,
इस अदिश का गुणा अंदर के सभी एलिमेंट से करना है। तो 2 का गुणा हर जगह पर 1 से होगा तो 2 2 2 2 आ जाएगा। और इधर इन दोनों अवयवों को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कैसे? संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे। 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2, 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ उत्तर समान आया है, यानी इधर भी 2 2 2 2 का मैट्रिक्स बना है और इधर भी वही मैट्रिक्स मिला है। तो इसका मतलब है कि हम किसी अवयव में अदिश का गुणा कैसे कर सकते हैं? 2 अवयवों में अगर हमें एक साथ अदिश का गुणा करना है और उन्हें जोड़ना है, तो या तो हम पहले दोनों अवयवों को जोड़ लें, बाद में अदिश का गुणा कर दें, या पहले ही दोनों अवयवों में अलग अलग अदिश का गुणा करके बाद में दोनों अवयवों को आपस में जोड़ दें। उत्तर बराबर ही आएगा। तो ये था हमारा पहला गुणधर्म। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस को एक बार देखने के बाद और देखने के साथ साथ आप नोट्स तैयार करते जाइए और उसके साथ में आप साथ में ही आप एक बार रिवीजन भी करते रहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। अब इसके बाद में हम इसका दूसरा गुणधर्म समझेंगे। दूसरा गुणधर्म क्या है? अगर जैसे पहले गुणधर्म में अवयव 2 थे, अदिश 1 था, लेकिन अगर अदिश 2 हो और अवयव 1 ही हो, यानी हमारे पास 2 अदिश हों के एल और दोनों को एक ही अवयव से गुणा करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो जो दूसरा नियम है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास 2 अदिश हैं, पहला अदिश है के, दूसरा अदिश है एल, और उसे हमें एक अवयव ए से गुणा करना है, तो पहला तरीका हमारे पास दोनों अदिशों को जोड़ करके अवयव से गुणा कर दें। यानी पहले हम दोनों अदिशों को जोड़ लेंगे, बाद में अवयव से गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका है, पहले हम पहले अदिश को एक अवयव से गुणा करेंगे, दूसरे अदिश को उसी अवयव से गुणा करेंगे और बाद में उत्तर को जोड़ देंगे। आइए इसको भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे पहला अदिश है 2, दूसरा अदिश है 3 और दोनों को एक ही अवयव से गुणा करना है, 0 1 0 0 1। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है? पहले हम 2 का गुणा इस अवयव से कर लें, 2 गुणे 1 0 0 1 और प्लस लगा के 3 का गुणा इसी अवयव से कर लें, 3 गुणे 1 0 0 1। देखते हैं उत्तर बराबर आता है या नहीं। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर इस 2 का अंदर गुणा होगा, अंदर के सभी एलिमेंट से होगा, तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 से 0 और 2 का गुणा 1 से 1। इसी तरह जब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 0 0 3 ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? दोनों पक्षों को हल कर लेना है। अब इस पक्ष में जब हम LHS में हल करेंगे तो 5 का गुणा अंदर अवयव से करेंगे, तो 5 का गुणा हर एलिमेंट से होगा, 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 और 5 एकम 5। और इधर जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेगा क्या? संगत एलिमेंट जुड़ेंगे, 2 और 3 5, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 3 और 2 5। अब हम देख सकते हैं कि रिजल्ट बराबर आया है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ में। अब आपने देखा कि जब 2 अवयव हो और एक एलिमेंट से गुणा करना हो, एक अवयव से गुणा करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? चाहे दोनों अवयवों को एक साथ जोड़ करके एक बार में अदिश से गुणा कर दें, या दोनों अवयवों को अलग अलग अदिश से गुणा करके बाद में जोड़ दें। उसी तरह अगर हमारे पास 2 अदिश और एक अवयव है तो दोनों अदिशों को एक साथ जोड़ के फिर अवयव से गुणा कर दें, और चाहे एक बार में एक अदिश से और दूसरे बार में दूसरे अदिश से गुणा करके बाद में अवयवों को जोड़ दें। उत्तर हर स्थिति में समान आएगा। तो ये था हमारा एक अवयव के एक अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे, गुणधर्म थे अदिश के गुणन के। अब इसके बाद में हमको अवयवों का गुणा सीखना है, और आपके अवयव चैप्टर में
अगर देखा जाए तो यही सबसे टिपिकल चीज कही जा सकती है, जिसे थोड़ा टेक्निकल और कठिन कहा जा सकता है, और यही सबसे यूजफुल चीज है, आव्यूह का गुणा। तो आइए हम देखते हैं कि आव्यूह का गुणा कैसे होता है। ठीक है, आव्यूहों का गुणन, इसे मैं आपको आज समझाऊंगी। उसके बाद में इसको समझाने के लिए भी आपको एग्जाम्पल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर एक और एग्जाम्पल दूंगी, और फिर कल की क्लास में रिवीजन भी कराऊंगी। और उम्मीद करूंगी आपसे कि आप इस क्लास को कम से कम 2 बार जरूर देखेंगे, ताकि आपको आव्यूहों का गुणन समझ में आ जाए। और जब आपको आव्यूह का गुणन आता होगा तभी आप आगे का चैप्टर जो सारणिक है उसे हल कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूज होते हैं और ये थोड़ी सी टिपिकल चीज होती है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो अवयवों के गुणा के लिए हम आपकी बुक का ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 अवयव हैं, 2, 3, एक सेकेंड, आपके पास 2 अवयव हैं। हाँ, अवयव लेते हैं 1, 0, 0, -1, ये पहला अवयव है, इसे हम A से डिनोट कर लेंगे। और दूसरा अवयव है हमारे पास B, जिसका मान है 0, 1, 1, 0। अब आपको क्या निकालना है? A इंटू B निकालना है, A इंटू B निकालना है आपको यहाँ पर। तो ए बी कैसे निकलेगा? पहले हम ए बी लिख लेंगे, फिर ए बी का मतलब है अगल बगल दोनों अवयवों को लिख लेंगे। 1, 0, 0, -1 ये पहला अवयव हो गया, और दूसरा अवयव हो गया 0, 1, 1, 0, ये दूसरा अवयव हो गया। अब इनका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रोसीजर अपनाया जाता है और उसे बहुत ही ध्यान दे करके समझने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि आपकी रो 1 है, ये वाली, ये रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। तो आपको रोज और कॉलम को एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है कि रो और कॉलम क्या होते हैं। यानी जो सीधी रेखाएं ऐसे होती हैं ये रो कहलाती हैं, यानी कि पंक्ति। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाओं में जो अंक लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। यहाँ पर आपको रेखाएं नहीं दिख रही, लेकिन सीधा 2 अंक ऊपर नीचे लिखे हैं तो ये स्तंभ है, और आगे पीछे लिखे हैं तो ये पंक्ति है। अब इसमें क्या किया जाता है? एक एक पंक्ति का गुणा एक एक स्तंभ से किया जाता है। यानी पहली पंक्ति हमारी क्या है? देखिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लूँ, ये तो चल ही नहीं रहा है, इसी से करते हैं। देखो ये पहली पंक्ति है आपकी 1 और 0। और अगर यहाँ देखा जाए तो पहला स्तंभ क्या है? 0 और 1। यानी कि जब भी हम अवयवों का गुणा करते हैं तो हम पहली पंक्ति का, यानी पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले पहली अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे। और करेंगे कैसे? इसके पहले नंबर का गुणा इसके पहले नंबर से होगा, इसके दूसरे अंक का गुणा इसके दूसरे अंक से होगा। यहाँ पहले 1 है तो 1 का गुणा 0 से 1, यहाँ पर बाद में 0 है, 0 का गुणा 1 से होगा +0, और दोनों के बीच में प्लस लगा दिया जाएगा। इतना यहाँ पर आ गया। अब ये आंसर हो गया इस जगह के लिए। यानी आपका पहला एलिमेंट क्या होगा? इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का गुणा होगा। और पंक्ति स्तंभ का गुणा कैसे होगा? इसके पहले अवयव का गुणा इसके पहले अवयव से, इसके दूसरे अवयव का गुणा इसके दूसरे अवयव से। ठीक है, तो 1 का गुणा हमने 0 से किया तो क्या आया? 1, 0, 1 एंड 0, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, 0 होगा। और 0 का 1 से गुणा होगा तब भी 0 आएगा। ठीक है,
अब ये प्रोसीजर आपका पूरा हो गया, यानी आपका जो सबसे पहला एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया। इन दोनों को जोड़ करके आएगा, लेकिन अभी हम इसे नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देते हैं। बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखते जाइएगा। 1 0 0 -1 0 1 1 0। अब आपने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर लिया, अब इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से होगा। ठीक है, इसी पहली पंक्ति का गुणा आप इस दूसरे वाले अवयव के दूसरे स्तंभ से करेंगे। यानी हमें क्या करना है, पहली पंक्ति के पहले अवयव के पहली पंक्ति का गुणा क्रमशः दूसरी अवयव के दूसरे स्तंभों से करना है। ठीक है, यानी पहले अवयव की पहली पंक्ति है 1 और 0, क्रमशः क्या करेंगे, पहली बार इस वाले स्तंभ से गुणा करेंगे इसका, फिर इस वाले का इस वाले स्तंभ से करेंगे। तो हम पहले वाले स्तंभ से कर चुके हैं, अब दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो अब इसका गुणा, इस पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ से होगा, और इसमें भी कैसे होगा, 1 का 1 से और 0 का 0 से, यानी जो आगे है उसका ऊपर से, जो पीछे है उसका नीचे से। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 0 आएगा। अब इतना आपका ऊपर के दो अवयव आपके तैयार हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ 1 0 0 1 यानी ये 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, और यहाँ पे भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो उत्तर आएगा, वो भी क्या होगा, 2x2 का। तो आपकी 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति तैयार हो गई। अब आपको अपनी दूसरी पंक्ति बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसको मिटाते हैं और फिर से इसको एक बार लिख लें। 1 0 0 -1 0 1 1 0। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब आपकी पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा हो चुका है, यानी इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से भी एक बार गुणा होके आंसर आ गया, और इस वाले स्तंभ से भी गुणा होके एक बार आंसर आ गया। तो यानी इस पंक्ति का काम खत्म। अब आपकी दूसरी पंक्ति आएगी, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का गुणा अब क्रमशः दूसरे अवयव के पहले और दूसरे स्तंभ से होगा। क्रमशः का मतलब क्रम से, पहली बार पहले से, दूसरी बार दूसरे से। पहले से गुणा होकर उत्तर यहाँ लिखा जाएगा, दूसरी बार यहाँ से गुणा होकर उत्तर यहाँ लिखा जाएगा। तो जब पहले अवयव से गुणा होगा, पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो कैसे होगा, इसका पहला टर्म है 0 और इसका पहला टर्म है 0, इन दोनों का, और इसका दूसरा टर्म है -1 और इसका दूसरा टर्म है +1, इन दोनों का गुणा होगा। तो 0 और 0 का गुणा 0 आएगा, -1 और +1 का गुणा, यहाँ बीच में प्लस ही लगेगा, लेकिन -1 और +1 का गुणा उत्तर में -1 आएगा, और जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1। अब आपकी यहाँ पर भी रिजल्ट तैयार हो गया, यानी अब आपकी केवल लास्ट पोजीशन बची है। अब आपको अपनी इसी दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करना है। तो हम फिर से एक बार इसे लिख लेंगे। अब आप जब पेन से लिखेंगे तो आप एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड पर बार बार मिटा कर रही हूँ। 1 0 0 -1 और 0 1 1 0। अब आपको क्या करना है, अपनी दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से कर देना है। अब इस पंक्ति का पहला अवयव है 0 और इस स्तंभ का पहला अवयव है 1। इस पंक्ति का दूसरा अवयव है -1 और स्तंभ का दूसरा अवयव है 0। इन दोनों का आपस में गुणा होगा। 0 का 1 से गुणा होगा, 0 आ जाएगा। -1 का 0 से गुणा होगा तो भी 0 आ जाएगा और बीच में प्लस लग जाएगा। अब अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई हो तो आप इस वीडियो को हर बार स्टेप वाइज रोक रोक के हर स्टेप को नोट कर सकते हैं। और वैसे आपको करना भी यही है। ये जो मैंने आपको फिगर बनाया है, ये चारों फिगर आपको साइड में नोट कर लेने हैं और उसके बाद में आंसर निकालना है। और क्योंकि आज मुझे पहले से एक और चीज़ पढ़ानी थी तो इसलिए मैंने बोर्ड प्रिपेयर नहीं किया था। कल मैं आपको ये पूरा बोर्ड पर लिख करके अच्छे से ये चारों डायग्राम्स बना करके अच्छे से समझाऊंगी। तो तब तक आप देख लीजिए और थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। तो ये आपका फाइनल गुणा हो गया और अब देखिए आपकी चारों पोजीशन भर चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, केवल इसे सॉल्व कर लेना है।
यानी कि अब हम जब 0 और 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 से 1 को घटाएंगे -1 आएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप योग में डायरेक्ट सीधा जोड़ कर सकते थे संगत एलिमेंट्स का, और गुणा में क्या कर सकते थे, डायरेक्ट सबका अंदर गुणा कर देते थे अदिश में। लेकिन इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ज़्यादा नहीं, जब आप अच्छे से ध्यान लगाएंगे और मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो आपका रिजल्ट है एकदम सही आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आप इस क्वेश्चन को हर स्टेप पर रोक करके, हर स्टेप नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी, और मैं आपको 2 कलर के अलग अलग मार्कर से लिख करके अच्छे से प्रॉपरली समझाऊंगी कि आपको गुणा किस तरह से करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन को ज़रूर बताइए। वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को टच कर लें। ओके, थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। आपकी दीदी आपके लिए नया चैप्टर, नया लेक्चर लेकर के आ गई हैं, और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि जल्दी से सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 300 प्लस कीजिए, क्योंकि अब हमारे आज 290 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और 300 पूरे होने में केवल 10 बचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा देंगे। तो आइए, आज हम आपके पहली क्लासेस तो आपकी 2 हो चुकी हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस हो चुका है, और अगली क्लास आपकी मैंने कल ली थी, जिसमें आपको मैंने थोड़ा सा समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय क्या होता है। मैंने बताया था कि संख्याओं, वस्तुओं, अवयवों का जो एक वर्गीकरण होता है, एक सार्थक क्रम, एक तार्किक क्रम होता है, उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब इसके अलावा आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमें अपने एक्सरसाइज को शुरू करना है। तो आपकी एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, और इसमें हमें क्वेश्चन समझने, उसके पहले हम क्या करते हैं, पिछली क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय संख्याओं का एक तार्किक क्रम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय को ए से लेकर जेड तक किसी भी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि समुच्चय के अंदर लिखे हुए जो अवयव होते हैं, इनको हम स्मॉल ABCD से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं उनसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इसको लिखने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि हमारी नॉर्मल विधि कहलाती है, सूची रूप कहलाती है, और दूसरी विधि हमारी रोस्टर रूप कहलाती है। तो सूची विधि क्या होती है, आइए देखते हैं। तो सूची विधि में हम डायरेक्ट किसी भी समुच्चय को उसके क्या करते हैं, उसे एक तार्किक रूप में बोल करके लिखते हैं, यानी भाषाई रूप में लिखते हैं। भाषाई रूप में मैंने आपको बताया था x such that x एक सम संख्या है। अगर इस रूप में आपको कोई समुच्चय लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या होता है, वो जो आपका समुच्चय होता है वो भाषाई रूप में लिखा हुआ समुच्चय होता है, और ये समुच्चय को लिखने की एक फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है, हमको कहीं भी अंक नहीं लिखे हुए मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि ये जो समुच्चय है, ये पर्टिकुलर समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा या एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सभी सम संख्याएं आएंगी। यानी यहाँ पर हमें x का ऐसा मान रखना है जो एक सम संख्या हो। तो अब इसको हम जब रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सम संख्याएं लिखनी है। तो पहली सम संख्या हमारी होती है 2, फिर होती है 4, फिर होती है 6, फिर होती है 8, फिर होती है 10, फिर होती है 12,
और इस तरह करके हम अनंत तक जा सकते हैं, क्योंकि संख्याएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो इस वजह से हम इसे इस रूप में लिख देंगे। यहां से पढ़कर हम इसे इस रूप में लिखेंगे और इसके इसी रूप को रोस्टर रूप कहते हैं। यानी जब भी समुच्चय को इस तरह से लिखा जाता है तो इसे इसका रोस्टर रूप कहते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ समुच्चय बता दिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कहीं कैपिटल N लिखा हुआ मिल जाए तो आप पहचान लेंगे कि वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद अगर कहीं Z लिखा मिल जाए तो Z पूर्णांक संख्याओं का या पूर्णांकों का समुच्चय होता है, इंटीजर्स का। उसके बाद Z प्लस हो तो धन पूर्णांकों का, Z माइनस हो तो ऋण पूर्णांकों का, R हो तो वास्तविक संख्याओं का, R प्लस R माइनस भी इसी तरह हो सकता है, धन वास्तविक संख्याएं। इसी तरह Q अगर हो तो परिमेय संख्याओं का, Q प्लस हो तो धन परिमेय संख्याओं का। वो आप पिछली क्लास से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपकी प्रश्नावली 1.1 शुरू होती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि समुच्चय है क्या, फिर हमें ये भी समझना है कि हम किस चीज का समुच्चय बना सकते हैं। जैसे आपसे कभी भी किसी भी चीज का समुच्चय बनाने को कोई कह दे तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम किस चीज का सेट बना सकते हैं, यानी किस चीज का एक तार्किक क्रम बनाया जाना संभव है। क्या हम हर वस्तु का, दुनिया में होने वाली हर घटना का, हर चीज का एक तार्किक क्रम बना सकते हैं या नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये कहता है, आपको 9 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 9 आपको कथन दिए हुए हैं और उनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, यानी इनमें से किनका समुच्चय बन सकता है आपको ये बताना है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए और आपको अपने उत्तर का कारण भी बताना है कि क्यों किसी चीज का समुच्चय बन सकता है अथवा किसी चीज का क्यों नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके एक एक स्टेटमेंट को मैं आपके सामने पढ़ूंगी, फिर मैं उसे आपको समझाऊंगी कि इसका समुच्चय बन सकता है या नहीं और क्यों नहीं बन सकता है या क्यों बन सकता है ये भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आपकी समझ बढ़ाने के लिए है, बाकी ये ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में नहीं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप जानते हैं कि हमारे वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें कुल मिला के 12 महीने होते हैं। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से महीने होते हैं। अब इतना लंबा लिखना ज़्यादा दिक्कत वाला होगा, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे महीनों को काउंट करना है, यानी ऐसे महीनों का समुच्चय तैयार करना है जिनमें जे आता हो, पहला अक्षर क्या हो, जे हो, जे से स्टार्ट होता हो जिनका नाम। तो हम क्या करें, अपने 12 महीनों को देख लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 महीनों के नाम के पहले अक्षर हैं। वैसे भी हमें नाम के पहले अक्षर से ही मतलब है तो हम इतना ही लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जे कहाँ कहाँ आया। पहले नंबर पर, यहाँ पर, छठे पर और 7वें पर। अब हमें जब सेट बनाना है तो हम केवल इन्हीं का नाम लिखेंगे। पहले नंबर पे कौन सा महीना होता है, जनवरी। छठे नंबर पर महीना होता है जो इस समय चल रहा है, जून। और 7वें नंबर पर महीना होता है जुलाई। अब आप पाएंगे कि इन 3 महीनों के अलावा आपके पूरे 12 महीनों में कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसका नाम जे से है। तो आपका जो सेट है वो जनवरी, जून, जुलाई का होगा। ठीक है, और आपको इसे इसी तरीके से बीच वाले ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा कर लिखना है। और आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप आराम से इसे हिंदी में भी जनवरी, कॉमा जून और कॉमा जुलाई लिख सकते हैं और इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि इसका सेट कैसे बन गया, तो हम जानते हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वर्ष में 12 महीने होते हैं और वो क्या होते हैं, 12 फिक्स होते हैं। ना कभी 13 होते हैं, ना कभी 15 होते हैं, ना कभी 11, 10 होते हैं, हमेशा 12 ही होते हैं। और उन 12 को हम काउंट कर सकते हैं। उनमें से हम जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम को भी
इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसका एक सेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जिसको हम काउंट ना कर सकते हो, जैसे कि अब कह दिया जाए कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी सितारों का समूह। खैर वैसे उसका एक निश्चित संख्या होगी फिक्स, लेकिन ऐसा भी होता है कि तारे नए बनते रहते हैं, कुछ तारे भी उनका विखंडन होकर नष्ट होते रहते हैं, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए उनका सेट नहीं बन सकता। अब इसके अलावा जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो क्या ये एक समुच्चय है? आपको ये बताना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता। तो नहीं बन सकता। अब ऐसा क्यों है? पहली बात तो हर वक्त भारत में या किसी दुनिया में कुछ नए लेखक आते रहते हैं, कुछ जाते भी रहते हैं। उसके अलावा प्रतिभा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा गुण होता है जो अलग अलग इंसानों की नज़रों में अलग अलग होता है। जैसे क्या है, जैसे किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, तो किसी के लिए जयशंकर प्रसाद भी ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकते हैं, किसी को निराला ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, किसी को महादेवी वर्मा ज़्यादा पसंद हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें किसी की फिक्स राय नहीं लिख सकते कि दुनिया में हर आदमी या देश में, भारत में हर आदमी इसी लेखक को ज़्यादा पसंद करता है या यही ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तो हम जो गुण होते हैं उनको नाप तोल नहीं सकते और उनका कोई आंकड़ा नहीं इकट्ठा कर सकते, इसलिए गुण, रूप, सौंदर्य इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आएंगी वहाँ पर हम उसका समुच्चय नहीं बना सकते, और आपको अपने औचित्य में भी यही बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी वैसा ही है, वैसे मुझे बल्लेबाजों के नाम तो ज़्यादा पता नहीं, और इसमें विश्व दे दिया है तो और भी। इंडिया में तो पता है धोनी है, विराट कोहली हैं, और जो लोग हैं कुछ उनके, लेकिन क्या हो सकता है कि ये सब अपनी पसंद हो सकती है। जैसे किसी को धोनी पसंद है, किसी को कोहली पसंद है, किसी को पांड्या पसंद है, शायद ये भी कोई है। तो इस तरह से हम प्रतिभा का कोई भी निरूपण नहीं कर सकते और आकलन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हम इसे कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी कक्षा में बालक फिक्स हैं, किसी भी समय पर हम उन्हें गिन सकते हैं। उनमें कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हम उसे गिन सकते हैं और उनके नाम का एक संग्रह तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको अक्सर ही मॉनिटर को बोला जाता होगा कि क्लास में जो जो शोर मचाए उसके नाम की एक लिस्ट तैयार करना, तो आप क्या करते हैं, समुच्चय, वो एक तरह का समुच्चय ही है। अब उसके बाद में 5वें नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी रेफरेंस बुक है, आपके पास एनसीईआरटी होगी, और अगर ना हो तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी बुक प्रोवाइड करा दूंगी, 11th क्लास की भी, 12th क्लास की भी, और 12th के दोनों पेपर्स मैं आपको वहाँ पर दे दूंगी। और इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतना कर पाना पॉसिबल नहीं होता। व्हाट्सएप एक लिमिट तक ही किसी चीज़ को भेज सकता है, बहुत बड़ी जो होती है कॉपी या बहुत बड़ा कोई नोट्स होता है तो वो नहीं जा सकता उस पर टेलीग्राम पे बड़ी से बड़ी चीज़ को भी भेजा जा सकता है। तो आपका 5th क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये केवल और केवल समझने वाली चीज़ है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्या यह समुच्चय है या नहीं? तो आप जानते हैं कि 100 से कम कितनी संख्याएं होती हैं? 99, क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर, वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि हमको कहीं बीच में 100 दिया हुआ है, तो 100 के पहले हमें पता है फिक्स नंबर होते हैं 99। अब उन 99 नंबरों का क्या हम सेट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारा जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, 1, 2, 3, 4, और आपको क्या करना है, पूरा नहीं लिखना है, अप टू 99, बस ऐसे ही उसे दिखा देना है। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब 6ठा क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ पर आपको लेखक की प्रतिभा नहीं बतानी, यहाँ पर आपको उसके लिखे हुए उपन्यासों को काउंट करना है और उनका संग्रह बना देना है। तो हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी के लिखे हुए उपन्यास क्या है, इनकी एक निश्चित संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका संग्रह कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एक बड़ी सी रैक हो और हम सोचें कि हमने उसके ऊपर एक वो लगा दिया, एक
बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर प्रेमचंद के लिखे हुए सारे उपन्यास हैं, तो हम क्या उसमें अलमारी में बुक्स इकट्ठी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उनका संग्रह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये फिक्स हैं, इनका नंबर फिक्स है। अब इसके बाद में 7वें नंबर पे आपको दिया हुआ है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो मैंने आपको इस तरह का एक सेट पहले बताया था। सभी समपूर्णांक बताया आपको। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत से लेकर के 0 और वहां से लेके प्लस अनंत तक होते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? केवल समपूर्णांकों को लेना है। तो समपूर्णांक में क्या होगा? आप इसका संग्रह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समपूर्णांकों की संख्या हम जानते हैं कि जब नंबर हमारे फिक्स हैं, पूर्णांक फिक्स हैं, तो क्या उसमें समपूर्णांक भी फिक्स है। तो आप इसको लिख सकते हैं सेट को किस तरह से? चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं x सच दैट x एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है। या आप इसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपने समपूर्णांकों को शुरू किया तो माइनस अनंत से स्टार्ट किया, उसके बाद में समपूर्णांक में क्या आएगा? जैसे यहां से स्टार्ट किया, -4 आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इस तरह करके हम प्लस अनंत तक चले गए। तो ये क्या हो गया? समपूर्णांकों का संग्रह तैयार हो गया। अब इसके बाद में ऐसा 8वां क्वेश्चन है आपका, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको लिख करके ऐसे बता दे रही हूँ। वास्तव में आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको इन्हें लिखना नहीं, केवल आपको इनका कारण बताना है कि इन्हें बनाया जा सकता है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न क्या हैं? फिक्स हैं। माना कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनका एक फिक्स नंबर है और उनको संग्रहित किया जा सकता है, और संग्रह करके ही आपके अध्याय में डाला गया है इन्हें। तो ये भी एक समुच्चय है। अब आखिरी है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये भी क्या आ गया? यहाँ पे भी गुण, दोष, प्रतिभा, इस तरह की चीज आ गई। तो इसका भी हम समुच्चय नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कॉकरोच से भी डर जाते हैं, मकड़ी से भी डर जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, सांप को भी हाथ में पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ से भी लड़ाई कर लेते हैं। तो हम खतरनाक जो होता है, मतलब खतरा या इन सब चीजों का मापन नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी समुच्चय नहीं बन सकता। आई होप कि आपको ये पूरा जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया और आपको बताया कि किन किन चीज़ों का समुच्चय बन सकता है या किन किन चीज़ों का समुच्चय नहीं बन सकता, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ से आपका समुच्चय का असली रूप शुरू होता है, और आपको ये भी पता चलेगा कि एक नई चीज़ पता चलेगी। आइए देखते हैं कि वो नई चीज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कैपिटल A बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें क्या करना है आपको? कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे दिए हुए हैं। फर्स्ट में 5A, सेकेंड में 8 रिक्त स्थान A, थर्ड में 0 रिक्त स्थान A, फोर्थ में 4 रिक्त स्थान A, फिफ्थ में 2 रिक्त स्थान A और सिक्स्थ में 10 रिक्त स्थान A, ये दिया हुआ है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान जो है उसकी जगह पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को भरना है। अब ये आपको एक नई चीज पता चली, जैसे कि अभी तक आपने त्रिकोणमिति में अल्फा, बीटा, गामा, त्रिकोणमिति में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। उसके अलावा थीटा, ये सब पढ़ा होगा। इसी तरह ये आपका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इस तरह बनता है, ऐसे ई की तरह भी बनता है, या फिर आप इसे ऐसे ई की तरह बना सकते हैं, ये एप्सिलॉन है।
और इसी में अगर एक कट लगा दें, यानी ये इस तरह से बना के और इसे काट दें, तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, जब कुछ बार बोलेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? ये यहाँ पर ये प्रदर्शित करने के लिए है कि जो दिया हुआ नंबर है, आगे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर कैपिटल ए इस समुच्चय को दिखाया गया है। ये कैपिटल ए हर जगह पे क्या है? ये वाला समुच्चय है। तो जो एप्सिलॉन है वो ये प्रदर्शित करने के लिए है कि क्या ये दिया गया नंबर इस ए का अवयव है या नहीं है। अगर अवयव है तो आपको एप्सिलॉन भरना है, अगर अवयव नहीं है तो आपको एप्सिलॉन नॉट भरना है। यानी कि इसे कहते हैं कि एक अवयव है या एक अवयव नहीं है। इसको आपको एप्सिलॉन भी आप कह सकते हैं, और या जैसे कहीं पर ये भरा हो, मान लो 5 एप्सिलॉन ए लिखा है, तो इसका मतलब 5 समुच्चय ए का एक अवयव है। अगर 8 एप्सिलॉन नॉट भरा हो तो इसका मतलब 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। हमने देखा कि हमारा जो दिया हुआ अवयव है कैपिटल ए, इसमें 6 एलिमेंट है, और वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में 5 ए का अवयव है या नहीं है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 ए का अवयव है, तो यहाँ हमें एप्सिलॉन भर देना है। उसी तरह यहाँ 8 ए का अवयव है या नहीं है, तो कहीं भी जो आपका समुच्चय है उसमें 8 नहीं है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट भर देंगे। 0 ए का अवयव है या नहीं है, देखते हैं 0 यहाँ पर कहीं है या नहीं है। तो हमने देखा कि 0 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट भर देंगे। इसी तरह 4 ए का अवयव है या नहीं है, 4 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन भर देंगे। 2 ए का अवयव है, तो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी एप्सिलॉन भर देंगे। लेकिन 10 यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भर देंगे। तो आपको याद रखना है, एप्सिलॉन एक ऐसा प्रतीक है जो ये दिखाता है कि कोई भी अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं है, दिए गए समुच्चय का अवयव है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको एप्सिलॉन नॉट भरना है, अगर है तो एप्सिलॉन भरना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन 3 आएगा, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन भाषात्मक रूप में दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको भाषाई रूप में क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x की कुछ लिमिट दी होगी, और क्या करना है? आपको उसे सूची रूप या रोस्टर रूप में लिखना है। यानी आपको क्या करना है? इस वाले फॉर्म में, जैसे 1 2 3 ऐसे करके भरते हैं, जैसे ये वाला लिखा है, इस रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब इन क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। और शुरुआत में आपको, क्योंकि आपने कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, इस चीज़ को नहीं पढ़ा, आपके लिए नई है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा आराम से ही सीखना होगा। तो तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को 1000 प्लस करने की कोशिश कीजिए। और आपका अभी जो सबसे करीब का टारगेट है वो क्या है? 400 को आप पहले जल्दी से जल्दी 6-7 दिन के अंदर पूरा कीजिए। फिर आपका ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। और उसके साथ आपका टारगेट केवल सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं, आपका टारगेट मन लगाकर पढ़ाई करना भी है। और वैसे भी अब स्कूल्स के लिए तो नहीं कहा सकता, स्कूल तो फिर से अपने रूप में चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। स्कूल से आने के बाद आप आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी समय पर वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा बड़े छोटे भाई बहनों को जोड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।